सभी का स्वागत है विशेष में। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से गुजरती हुई मेरी ये बुलेट अपनी ही रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रही है, ये देखते हुए कि आखिर राजधानी दिल्ली को किस तरह खूबसूरती से रंगा गया है, सजाया गया है। दुल्हन की तरह बोलती हुई इसकी हर एक तस्वीर अपने आप में बेहद खास हो जाती है और ये भव्य और बड़ी तैयारी की गई है G20 के हमारे खास मेहमानों के स्वागत के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए। दिल्ली है तैयार, अब है तो सिर्फ मेहमानों का इंतजार। लेकिन अपनी विदेश नीति और कूटनीति के जरिए दुनिया में जो धाक हिंदुस्तान की ओर से जमाई गई है इस G20 के जरिए, अब उसका और ज्यादा विस्तार होते हुए आप देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग वैश्विक मंचों पर हमेशा हिंदुस्तान के हित को सर्वोपरि रखते हुए भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है और भारत का हित कैसे दुनिया के हितों से जुड़ा हुआ है, उसका जिक्र बार बार उनकी ओर से किया जाता है। यकीनन G20 के मंच पर जब बातचीत होगी तो क्या रूस यूक्रेन का युद्ध सबसे बड़ा मुद्दा होगा, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। और इसी के साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि हिंदुस्तान एक बड़ी लकीर यहां पर खींचने की कोशिश करेगा जब गुट निरपेक्ष आंदोलन से लेकर मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान की बढ़ती साख की बड़ी तस्वीर दुनिया भर के मुल्कों के सामने रखी जाएगी। और इस बार तो नरेंद्र मोदी की ओर से हिंदुस्तान के संदर्भ में नया नारा दिया गया है, विश्व मित्र का। इसके जरिए दुनिया भर के मुल्कों को साथ में लेकर चलकर आगे बढ़ने की क्या कवायद है, मानवता को सबसे आगे रखकर क्या संदेश देने की कोशिश हिंदुस्तान की ओर से की जा रही है, उसको बताती हुई अब हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। G20 समिट में जब दुनिया के सभी दिग्गज भारत की राजधानी में एक मंच पर होंगे तो वो लम्हा ऐतिहासिक होगा। इंडिया हैज सिलेक्टेड द थीम ऑफ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर फॉर इट्स G20 प्रेसिडेंसी। इस बार G20 के मंच पर रूस यूक्रेन के बीच 1.5 साल से चल रहे युद्ध का मुद्दा भी अहम होगा। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि हमारा फोकस विकास पर है। दुनिया की अपेक्षा है, खासकर जो विकासशील देश, उनको लगता है कि भाई हमारा क्या होगा अगर आप लोग हमारे विषय को इसमें आप सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। तो हमें जो है फोकस डेवलपमेंट पे रखना चाहिए। पर मैं मानता हूँ यूक्रेन का युद्ध जो है वो बहुत गंभीर विषय है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से हाल ही में मिले थे, जब हम जापान गए थे। उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से बात होती रहती। तो हमें देखना होगा, क्योंकि आजकल तो लड़ाई चल रही, तो अंत में अगर कुछ मीडिएशन होगा, कुछ समझौता होगा, जो मेन पार्टीज हैं उनको तो अपना मन बनाना चाहिए। एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है और अब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ भारत की नजर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। मोदी की डायलॉग डिप्लोमेसी का ही असर है कि ध्रुव विरोधी रूस और अमेरिका दोनों भारत के अच्छे दोस्त हैं। क्या ये एक तरह की गुट निरपेक्षता ही नहीं है कि आज की तारीख में भी हम रूस और अमेरिका दोनों ध्रुव विरोधी देशों के से अच्छे संबंध रखें? ये बात आपकी सही है और संबंध दोनों से अच्छे हों तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम गुट निरपेक्षता से घबराते क्यों हैं? हम ये क्यों कहते हैं कि वो पुराने जमाने का डॉगमा था, उसको हमने छोड़ दिया है? क्यों ये ऐसा कहते हैं? क्यों नहीं मानते हैं कि नैम को एक नए अवतार में नैम को आज भी हम देख सकते हैं? कहना चाहिए ना। हो सकता है इसमें आम सहमति देश में हो जाए, हो सकता है इसमें आम सहमति ना हो, चर्चा तो करें, लेकिन एक सिरे से कह दिया नैम खत्म है, ये तो पुराने जमाने की चीजें हैं और उसमें
मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन पुराने जमाने की चीजों में ये भी आ जाता है, ये तो पंडित जी का किया हुआ था और पंडित जी को तो मालूम ही नहीं थी कि फॉरेन पॉलिसी कैसी होती है, इसलिए इसकी बात मत करिए, तो वो भी तो गलत है ना। पंडित जी ने ढांचा हमको फॉरेन पॉलिसी का दिया था इस देश में, और बहुत कुछ आज जो हमारे पास है उस फॉरेन पॉलिसी के ढांचे की वजह से हमने जो देश के लिए, विश्व के लिए किया वो भी, और विश्व ने जो हमारे लिए किया वो भी। पीएम मोदी कहते हैं कि दुनिया प्रगति, विकास, आर्थिक समायोजन, आपदा प्रतिरोधी क्षमता, वित्तीय स्थिरता, सीमा पार अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और खाद्य, ऊर्जा, सुरक्षा की चुनौतियों को हल करने के लिए G20 की तरफ काफी उम्मीद से देख रही है। आज तक के G20 मंच पर यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद कहते हैं कि विदेश नीति का डंका बजे उससे उन्हें परहेज नहीं, लेकिन जब एनडीए सरकार ने ही अच्छा किया, ये सोच उन्हें रास नहीं आती। मौजूदा सरकार की विदेश नीति को आप कैसे आंकते हैं? हमारे लिए जो इस विदेश नीति के बारे में समस्या है वो ये है कि जो संकेत दिए जाते हैं कि अभी तक सब गलत था, अब हमने ठीक कर दिया, ये गलत है, ये हम नहीं स्वीकार करते हैं, हम ये स्वीकार नहीं करते हैं। और अगर हम ये स्वीकार नहीं करते तो हम 1 नंबर भी नहीं देंगे। अगर वो कहेंगे कि आप गलत थे तो हम 1 नंबर भी नहीं देंगे। लेकिन ये मानते हुए कि बहुत कुछ आपने दिया है, बहुत कुछ आपकी विदेश नीति ने पाया है, अब हम कुछ परिवर्तन ला रहे हैं, और परिवर्तन लाने के ये कारण हैं। वो कारण अगर सही है, अगर उचित है, तो फिर इनको मार्क्स मिलने चाहिए। G20 की अहमियत ऐसे समझिए, जो देश G20 में शामिल हैं, वो विश्व की आबादी का 2/3 है। इन देशों के पास विश्व व्यापार की करीब 75% की हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, ग्लोबल जीडीपी में भी इन देशों की 85% की हिस्सेदारी है। इसीलिए वैश्विक स्तर पर G20 को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक अहम मंच माना जाता है। ये तय है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से दुनिया में भारत की आवाज और बुलंद होगी। आज तक ब्यूरो। G20 के इस कार्यक्रम के जरिए ग्लोबल साउथ देशों से जुड़े हुए मुद्दे को भी उठाने की हिंदुस्तान की ओर से कोशिश की जाएगी। कई ऐसे अहम सवाल हैं जिसका सामना करना इस वक्त वैश्विक मंच पर बेहद जरूरी है, चाहे वो कारोबार हो, अर्थ क्षेत्र हो, इसी के साथ ही स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या फिर परस्पर सुविधाओं को लेकर आगे बढ़ना, या फिर पर्यावरण से जुड़े हुए अलग अलग अहम मुद्दे। इसको लेकर हिंदुस्तान की ओर से मजबूती से, प्रमुखता से अपनी बात को सामने रखा जाएगा। भारत दुनिया भर के देशों के जरिए ये बताने की कोशिश करेगा कि देखिए, अर्थतंत्र की दिशा में आगे बढ़ता हुआ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला हमारा ये मुल्क है, लेकिन 2047 ये वो साल होगा जब हम विकसित देशों की कतार में भी खड़े हो जाएंगे। और हिंदुस्तान में, इस देश में परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद और इसी के साथ ही साथ सांप्रदायिकता को कोई जगह नहीं मिलेगी। जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, उस समय दुनिया के एक बड़े हिस्से में अफरा तफरी का दौर है। दुनिया सदियों में एक बार आने वाली महामारी के साइड इफेक्ट से जूझ रही है, और इस समय कई देश आर्थिक संकट से भी गुजर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी जानते हैं, यही वो मौका है जब दुनिया भारत की शक्ति और सामर्थ्य का एहसास करे। यहीं पर G20 से जुड़े आयोजन होंगे। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां उपस्थित होंगे। भारत के बढ़ते हुए कदम और भारत का बढ़ता हुआ कद, इस भव्य भारत मंडप से पूरी दुनिया देखेगी। G20 को लेकर पीएम मोदी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें वो कहते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता के कई सकारात्मक परिणाम आए और इनमें से कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा। भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं होगी। G20 में हमारे शब्दों और नजरिए को दुनिया न केवल विचारों के रूप में, बल्कि भविष्य के रोड मैप के रूप में देख रही है। दुनिया का जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित में बदल रहा है, और भारत इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। भारत ने G20 सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी है। इस सम्मेलन के जरिए भारत इस विचार को भी बल देना चाहता है कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं,
बल्कि पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा है। G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखा गया है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। इसके जरिए एक बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश है। आपको बताते चले, महाउपनिषद के संस्कृत पाठ से इसको लिया गया है। तिरंगे के रंगों से सजा हुआ G20 का ये लोगो, जिसको मशहूर रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की ओर से बनाया गया है। राष्ट्रीय फूल कमल उसमें दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही पृथ्वी एक अलग ही संदेश देती हुई, यानी कि कितनी भी चुनौतियां हों, लेकिन उनके बीच विकास अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि भारत G20 में ग्लोबल साउथ के देशों के मुद्दों को भी उठाना चाहता है और इस पूरे क्षेत्र का नेतृत्व हासिल करना चाहता है। G20 के मंच पर आर्थिक विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और कारोबार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर ग्लोबल साउथ के देशों के पक्ष पर भी चर्चा होगी। G20 सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन समेत दुनिया के कई ताकतवर देश शामिल होने भारत आ रहे हैं। इसके साथ ही G20 में शामिल होने के लिए भारत ने उन 9 देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है जो अभी तक इस समूह का हिस्सा नहीं है। अब भारत के दूरदर्शी नजरिए को समझिए। इन विकासशील और अल्प विकसित देशों के हितों को G20 के एजेंडे में जगह दिलाकर भारत इन देशों के ग्लोबल लीडर के रूप में जाना जाएगा। इन देशों के भी मुद्दों में कार्बन उत्सर्जन को लेकर, गरीब देशों को मिलने वाली आर्थिक मदद, क्लीन एनर्जी को लेकर अल्प विकसित देशों की तकनीकी और आर्थिक मदद, खाद्यान्न सुरक्षा और सप्लाई चेन का मामला काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। G20 के जरिए हिंदुस्तान दिखाने जा रहा है अपना पूरा दम। वो बताने जा रहा है कि अब हम नहीं हैं किसी से भी कम। और यकीनन ये जो भव्य, दिव्य और इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है राजधानी दिल्ली में, इसकी तस्वीर वैश्विक नेताओं के सामने जब रखी जाएगी तो यकीन मानिए वो अपने आप में बेहद अलग और बेहद खास होगी। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर को दुनिया के सामने रखेंगे हम। इसी के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप आज तक।